बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम जाम मोहम्मद सजाद फ्रॉम चैनल ख्वाजा फरीद लेक्चर्स। तो बेटा आज हमने जो स्टडी करना है वो अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे लेकर जाना है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में। हमारे पास था हिस्ट्री ऑफ एटम, उसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस। सेकेंड वन हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन। और नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था मैटर एंड नॉन मैटर के हवाले से। तो आज जो हमने डिस्कस करना है वो फर्दर जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जॉन डाल्टन के एटॉमिक कंसेप्ट के नजरिए को बेस बनाकर आगे एक नई चीज, नया कंसेप्ट दिया और नई डिस्कवरीज की। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवरी सामने आई वो थी हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे 1886 में गोल्डस्टेन नामी एक साइंसदान था। गोल्डस्टेन इसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड प्रोटॉन। और फर्दर जब हम नेक्स्ट आगे गए तो हमारे पास 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन, जे थॉमसन के नाम से एक साइंटिस्ट था, जोसेफ जॉन थॉमसन, जिसने डिस्कवर्ड किया था डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसने पेश किया था प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल के मुतालिक ये था कि हमारे पास उस टाइम जो डिस्कवर्ड हो चुके थे वो हो चुके थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उसने किस चीज को डिस्कवर किया था? इलेक्ट्रॉन को। और उससे पहले डिस्कवरी हो चुकी थी प्रोटॉन की। फिलहाल न्यूट्रॉन की कोई डिस्कवरी नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल पार्टिकल था। तो जो जे थॉमसन ने क्या किया, अपना एक कंसेप्ट मॉडल पेश किया जिसको कहा गया प्लम पुडिंग मॉडल। उस मॉडल के मुताबिक ये था कि एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखने वाली एक ठोस साख्त है। एटम क्या है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो एम्बेडेड है, स्टक किए गए हैं। जैसा कि हमारे पास हम वाटरमेलन की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास वाटरमेलन है, एक तरबूज है, उसको हम कट करते हैं तो देखें हमारे पास सारा का सारा जो रेड पार्ट होता है उसमें जो बीज होते हैं वो रेड पार्ट जो है सारे का सारा आपके पास एटम है, मतलब कि पॉजिटिवली सॉलिड स्ट्रक्चर है। और उसमें जो बीज हैं वो स्टक किए गए हैं, एम्बेडेड हैं, वो हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल हैं, मीन के वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो कि उसमें स्टक किए गए हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल था किसका? जे थॉमसन का। इससे फर्दर नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास आए कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911 अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ये बड़ा कमाल का साइंसदान था। इसको 1908 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये न्यूजीलैंड में, मतलब न्यूजीलैंड का केमिस्ट था और इसने 1911 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। किस चीज को? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। इससे नेक्स्ट अगर हम फर्दर मोड़ जाते हैं तो हमारे पास 1913 में नील बोहर ने कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट्स पेश किया। कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्बिट्स हैविंग क्वांटाइज्ड एनर्जी। ये सारी जो हमारे पास फर्दर मोर डिस्कवरीज हैं ये हमने चैप्टर 5 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिटेल से स्टडी करनी है। सिर्फ मैंने एटम के हिस्ट्री के बारे में था तो रिव्यू करा दिया है कि हमारे पास क्या क्या हुआ था, ये सारा कंसेप्ट था। अब हम आते हैं एटम की डेफिनेशन की तरफ। हिस्ट्री ऑफ एटम हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास एटम की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या थी। अब हम डिस्कस करेंगे किस चीज को? डेफिनेशन ऑफ एटम को। तो हमारे पास एटम की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी? डेफिनेशन ऑफ
एटम। डेफिनेशन ऑफ एटम है हमारे पास कि द स्मॉलेस्ट particles of an elements which may or may not exist independently and can takes part in a chemical reaction। कि हमारे पास एटम जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट्स का सबसे छोटा जरा है जो आजादाना रह भी सकता है और आजादाना नहीं भी रह सकता, और वो केमिकल रिएक्शन में पूरा पूरा हिस्सा लेता है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, और वो केमिकल रिएक्शन में पूरा पूरा हिस्सा लेता है। तो हमारे पास दो तरह का इधर कंसेप्ट आ गया है, विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, आजादाना रह भी सकता है, आजादाना नहीं भी रह सकता। तो कौन से ऐसे एलिमेंट्स एटम्स हैं जो आपके पास आजादाना रह सकते हैं, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो आजादाना नहीं रह सकते? तो हमारे पास है विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे एटम्स हैं जो आजादाना रह सकते हैं। तो हमारे पास नियोन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है। जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो आजादाना रह सकती हैं। कहां पर? एटमॉस्फेयर में किसी भी जगह पर आजादाना एग्जिस्ट कर रही हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि विच में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो कौन से ऐसे हैं आपके पास एटम्स जो आजादाना नहीं रह सकते? तो कौन से हैं जी विच में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? विच में नॉट एग्जिस्ट जो आजादाना नहीं रह सकते, उसकी एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके जो एटम्स हैं ये आजादाना नहीं रह सकते। अब इसमें आपके पास एक सिमिलरिटीज है और एक डिससिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज ये है कि आपके पास इनके जो एटम्स हैं, चाहे वो विच में नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो आजादाना रह सकते हैं, जो आजादाना नहीं रह सकते, उन दोनों के जो एटम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन में पूरा पूरा हिस्सा लेते हैं। चाहे इसके एटम्स हों चाहे इसके एटम्स हों, वो केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे? पूरा पूरा हिस्सा लेंगे। और डिससिमिलरिटीज ये है कि आपके पास एक आजादाना रह सकते हैं और एक आजादाना नहीं रह सकते। ये डिससिमिलरिटीज है। अब हम नेक्स्ट फर्दर मोर आगे अगर बात करें, अपने लेक्चर को प्रोसीड करें, तो वो हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। कि हमने एटम की इतनी बातें कर ली कि आया कोई एटम का वजूद भी है, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या एटम का वाकई कोई वजूद है या नहीं है। तो हमारे पास है एविडेंस ऑफ एटम। एविडेंस ऑफ एटम कि आया कोई एटम का वजूद है या नहीं है। तो एविडेंस ऑफ एटम में हमारे पास है एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप, एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप
और हमारे पास है एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। एविडेंस थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का एक और भी नाम है, इसको लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो इसको ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, इन सिंपल माइक्रोस्कोप वी यूज विजिबल लाइट। वी यूज विजिबल लाइट। कौन सी होती है जी विजिबल लाइट? व्हाइट लाइट जो होती है उसको विजिबल लाइट कहा जाता है, जिसमें हम चीजों को देख सकते हैं, वो विजिबल लाइट है हमारे पास। हम सिंपल माइक्रोस्कोप में किस चीज को यूज करते हैं? विजिबल लाइट को। हैविंग वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर, ये हमारे पास उसकी वेवलेंथ होती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप एटम का जो एस्टिमेटेड साइज होता है वो होता है द साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम इज 0.2 नैनोमीटर। एक बिग गैप आ गया है आपके पास, इसकी रेंज है 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। अब एटम का जो साइज है वो है 0.2 नैनोमीटर। तो अब आप इतने स्मॉल साइज को सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए विजिबल लाइट यूज करते हुए नहीं देख सकते। तो यहां पर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो एटम को देखने में फेल हो गई। क्या होगी जी? फेल हो गई। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या चीज? एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एविडेंस की बात करें तो इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? इलेक्ट्रॉन की बीम यूज करते हैं जिसकी रेंज जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है टू द साइज ऑफ एन एटम। किसके? एटम के साइज के क्या होती है? बराबर होती है। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप we use the beam of electron having wavelength is approximately equal to the size of an atom। साइज ऑफ एन एटम। इसमें हम करते क्या है कि हम यूज करते हैं ग्रेफाइट का एक पीस, ग्रेफाइट का एक पीस यूज करते हैं। ग्रेफाइट का पीस यूज करते हैं। इसमें आपके पास दो तरह के बैंड होते हैं। एक है आपके पास ब्राइट बैंड और दूसरा है हमारे पास डार्क बैंड। ये जो ब्राइट बैंड है ये हमारे पास कार्बन के एटम्स हैं और यहां पर हमारे पास जो डार्क बैंड है इधर एम्प्टी स्पेसेस हैं। ग्रेफाइट की जो आपके पास पीस होता है इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। किस तरह की होती है?
लेयर स्ट्रक्चर होती है और इसमें आपके पास ब्राइट बैंड कार्बन के एटम्स, मैं इधर मेंशन कर देता हूं, ब्राइट बैंड कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन्स, और ये डार्क बैंड जो हैं ये होते हैं एम्प्टी स्पेसेस। तो इसको आपने जब अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ग्रेफाइट के पीस को रखा, आपने ऑब्जर्व किया इसको 15 मिलियन टाइम एक्सपैंड करके, 15 मिलियन टाइम एक्सपैंड करके, अब आपने इसको जब ऑब्जर्व किया तो इलेक्ट्रॉन बीम इस पर डाली तो कार्बन के एटम जो इसमें मौजूद थे उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया, गेन किया। जब कार्बन के एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को क्या किया जी, गेन किया, तो एक्साइटेशन हुई। जब एक्साइटेशन हुई इलेक्ट्रॉन ऊपर को गया एनर्जी ऑब्जर्व करके, इलेक्ट्रॉन ऊपर को गया तो वहां पर वो ज्यादा देर नहीं रह सकता, वहां पर वो 10⁻⁻⁸ सेकंड तक, जस्ट फॉर लम्हा, लम्हे से भी कम, एक मतलब चंद एक लम्हे के लिए वहां पर रहता है। उसने वापस कहाँ आना है, अपने ग्राउंड स्टेट में। जब उसने वापस आना है तो उसको एनर्जी क्या करनी चाहिए, खारिज करनी चाहिए। जब वो एनर्जी खारिज करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, मतलब कि लाइट की सूरत में, वो जब लाइट की सूरत में एनर्जी खारिज करेगा तो जब लाइट प्रोड्यूस होगी वहां पर वाइट बैंड क्रिएट होंगे जहां पर कार्बन के एटम मौजूद हैं। जब वाइट बैंड या ब्राइट बैंड क्रिएट होंगे वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पर कार्बन के एटम मौजूद हैं, और जहां पर कार्बन के एटम मौजूद नहीं होंगे वहां पर डार्क स्पेसेस या एम्प्टी स्पेसेस, डार्क बैंड या एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट होंगी, नजर आएंगी। तो ये हमारे पास है कि हम एविडेंस थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए किस चीज को देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एटम को देख सकते हैं, एटम को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सरे वर्क का, एक्सरे वर्क, in X-ray study of atom, an X-ray study of atom, the size of an atom is estimated about 2 multiplied by 10 raised to the power -10 meter, 2 multiplied by 10 raised to the power -10 मीटर। अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो नैनोमीटर हमारे पास आपको पता है इक्वल होता है 10 raised to power 9 के, तो 2 multiplied by 10 raised to power -10, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 raised to power 9 से नैनोमीटर। तो अब आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बेसिस सेम है, पावर जो है ऐड हो जानी है, 10 रेज टू पावर -1, ये आपके पास आ जाएगा नैनोमीटर। तो आपने 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर -1 नैनोमीटर, 10 पे डिवाइड करें 2 को तो आपके पास क्या आएगा 0.2 नैनोमीटर। ये एस्टिमेटेड साइज है किसका, एटम का। किस चीज का जी, एटम का एस्टिमेटेड साइज जो है वो ये पता लगाया गया किसके जरिए से, एक्सरे वर्क के जरिए से। अगर हम नेक्स्ट बात करें मैसेज ऑफ एटम्स की, मैसेज ऑफ एटम्स, तो एटम्स के मैसेज की जो रेंज है वो लाइज है, पड़ी हुई है अबाउट 10 रेज टू द पावर -25 किलोग्राम से लेकर 10 रेज टू द पावर -27 किलोग्राम। ये आपके पास एटॉमिक मैसेज की रेंज है। अगर आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 रेज टू द पावर -25 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 10 रेज टू पावर 3 ग्राम के साथ, और इधर भी ऐसे 10 रेज टू पावर -27 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3 ग्राम। अब बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 10 रेज टू पावर -22 ग्राम और 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। ये ग्राम और किलोग्राम ये आप समझ रहे होंगे कि बहुत बड़े यूनिट हैं, तो ये तो मैथ्स हो सकता है, ऐसा नहीं है, पावर माइनस में है। तो स्टूडेंट्स आपके पास एटॉमिक मैसेज की जो रेंज है वो 10 रेज टू पावर -25 kg से 10 रेज टू पावर -27 kg
और ग्राम में हमने डिस्कस कर दिया, और सेंटेंस जो है वो यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट जो है वो आपके पास 1 AMU इक्वल होता है किलोग्राम में। मैंने लिख दिया, बता दिया है आपको, ग्राम में भी बता दिया है। एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल होने का अंदाज़ा स्टूडेंट्स आप इस बात से लगा सकते हैं कि आप अपने पेन की टिप से, वो जो निब होती है उससे एक डॉट लगाएं, उस डॉट के नीचे अबाउट 2 मिलियंस एटम्स होते हैं पेपर के। किस चीज़ के? पेपर के 2 मिलियंस एटम्स होते हैं। किसमें? उस जो पेन की टिप है, जो आपने डॉट लगाया उस डॉट में, इतना मतलब कि स्मॉलेस्ट। अब आपको मैं बताता चलूँ कि 2 मिलियन क्या मुराद है। 1 मिलियन में 10 लाख, मतलब कि 20 लाख एटम उस पेपर के होते हैं जिसके ऊपर आपने पेन की टिप से डॉट लगाया है। तो ये था हमारे पास हिस्ट्री ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम, और इसके अलावा हमने बात की एक्सरे वर्क के हवाले से, और हमने एटॉमिक मैसेज की रेंज की बात की। अब हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के लिए इंशाल्लाह कल तक हाजिर होते हैं। वस्सलाम, खुदा हाफिज़।